अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों को कुछ हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें से कुछ सच्ची हैं और कुछ अपने से बनाई हुई हैं। तो पहली स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी है एक मियाँ की और एक बीवी की। वो लोग एक किराए के घर में शिफ्ट होते हैं जो कि एक गांव में होता है। जब वो उस घर में शिफ्ट होते हैं तो उस घर में एक कमरा होता है जो कि 4 स्टार होता है। उस कमरे से रात को आवाज़ें आती हैं, किसी के चीखने की, किसी के चलने की। वो जो मियाँ बीवी होते हैं उसमें से बीवी का नाम होता है शाजिया और मियाँ का नाम होता है सुफियान। तो शाजिया सुफियान को कहती है कि इस कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो सुफियान कहता है नहीं, कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। फिर एक दिन सुफियान को भी आवाज़ें आती हैं। सुफियान उठता है और उस कमरे में जाता है तो उस कमरे के बाहर एक पेपर पड़ा होता है। उस पेपर पर लिखा होता है कि बलि दो और पैसा लो। सुफियान एक पीर बाबा को काफ़ी मानता है। वो उन पीर बाबा के पास जाता है और जाकर उनको कहता है कि हमारे घर में एक कमरा है, उसके बाहर से मुझे ये चिट्ठी मिली। वो पीर बाबा उसको बताती हैं कि वो जो कमरा है उसमें एक शैतान रहता है और वो शैतान आपसे आपकी कोई प्यारी चीज़ लेकर आपको उसके बदले खजाना दे देता है। सुफियान जो होता है वो अपनी बीवी शाजिया से तंग होता है क्योंकि शाजिया की और सुफियान की शादी मर्जी से नहीं हुई होती, बल्कि उनके घर वालों ने ज़बरदस्ती उनकी शादी करवाई होती है। सुफियान शाजिया से जान छुड़ाने के लिए एक प्लान बनाता है। वो सोचता है कि मैं शाजिया की बलि दे देता हूँ और इसके बदले मुझे पैसा मिल जाएगा और मेरी शाजिया से जान भी छूट जाएगी। एक दिन वो शाजिया को रात को उठाता है और उसको कहता है कि वो कमरे में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। शाजिया भी सुफियान के साथ जाती है। सुफियान कहता है कि वो देखो, तुम जाकर देखो ना। तो शाजिया उस कमरे के अंदर चली जाती है और सुफियान उसको कहता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से देख रहा हूँ। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है दरवाज़ा बंद हो जाता है। सुफियान 5 मिनट बाद उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और कान लगाकर सुनता है कि दरवाजे के अंदर से कोई आवाज़ें तो नहीं आ रही। कमरे के अंदर बिल्कुल खामोशी क्यों है, शाजिया कहाँ गई। सुफियान सारी रात उस कमरे के बाहर बैठा रहता है। जब सुबह होती है तो दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है। सुफियान नींद में होता है इसलिए उसको थोड़े नींद के झटके आ रहे होते हैं इस तरह से। लेकिन फिर वो होश में आता है और वो देखता है कि कमरे का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। वो दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है उसके सामने एक इतना बड़ा डब्बा पड़ा हुआ है। उस डब्बे को खोलता है, उस डब्बे में सोना होता है। वो समझ आता है कि शाजिया की बलि उस शैतान ने कबूल कर ली और उसके बदले मुझे ये सोना दे दिया। सुफियान उस कढ़ाई के घर को छोड़कर चला जाता है और शहर में जाकर शादी कर लेता है एक दूसरी लड़की से जो उसको पसंद करती थी और सुफियान भी उसको पसंद करता था। 1 साल बाद उनका एक बेटा होता है। वो बहुत खुश होते हैं, बहुत सेलिब्रेट करते हैं। सुफियान के पास पैसा भी बहुत आ चुका होता है तो वो ऐश करता है। सुफियान के पास पैसा भी बहुत आ चुका होता है तो वो ऐश करता है, घूमता फिरता रहता है। उसकी पसंद की लड़की से शादी हो चुकी होती है तो वो खुश होता है अपनी ज़िंदगी में। 1 साल बाद उसका बेटा 1 साल का हो जाता है तो सुफियान उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करता है और क्योंकि वो उसके बर्थडे की पहली बर्थडे होती है तो वो इस बर्थडे को बहुत हंसी खुशी सेलिब्रेट करना चाहता है। तो सुफियान बहुत सारे मेहमानों को बुलाता है और उसकी जो दूसरी बीवी होती है उसका नाम होता है फ़ौज़िया। तो फ़ौज़िया भी बहुत खुश होती है। लेकिन फिर अचानक से जब वो केक काटने वाले होते हैं तो वो अपने बेटे के हाथ में चूड़ी पकड़ाता है और कहता है चलो बेटा काटो। वो केक काटने वाले होते हैं और अचानक से उसके बेटे को उल्टी आ जाती है। उसका बेटा उल्टी करता है तो वो उल्टी होती है खून की। उसका बेटा उल्टी करता है खून की और 2-3 बार उसको खांसी आती है और बहुत ख़तरनाक किस्म की खांसी। उसका बेटा मर जाता है। ऐसे उसकी आंखें खुली होती हैं और वो ऐसे मर जाता है।
सुफियान ये देखकर पागलों की तरह चीखें मारता है और फौजिया बेहोश हो जाती है। सुफियान अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेके जाता है, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता और उसका बेटा इस दुनिया से चला जाता है। ये सदमा सुफियान की बीवी फौजिया सह नहीं पाती और थोड़ी बहुत सहनी मरीज़ा बन जाती है। सुफियान उसको काफ़ी डॉक्टर्स के पास दिखाता है, उसको बाहर घुमाने ले जाता है, उसको खुश रखने की हर कोशिश करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुफियान की बीवी फौजिया अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ रही होती है। एक दफ़ा ये होता है कि सुफियान और फौजिया बाहर घूमने जाते हैं और घूम कर वापस आते हैं। जब वो लोग वापस आते हैं तो फौजिया सो जाती है, सुफियान भी सो जाता है और सुबह फौजिया नहीं उठती। सुफियान देखता है कि फौजिया नहीं उठी, सोचता है कि शायद रात को देर से आए थे तो ज़रा देर सो रही होगी, लेकिन नहीं, फौजिया काफ़ी देर तक नहीं उठती। सुफियान जाकर उठाता है, फिर भी नहीं उठती। फिर ये होता है कि सुफियान उसको उठाता है, नहीं उठती। सुफियान डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर आकर चेक करता है, डॉक्टर कहता है कि ये इस दुनिया से जा चुकी है। सुफियान ऐसे डॉक्टर को देखता रह जाता है और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है, हम रात को खाना खा कर वापस आए थे, ये आप क्या कह रहे हैं। वो इस तरह का रिएक्शन देता है। फिर सुफियान अपनी ज़िंदगी में अकेला हो जाता है और एक दफ़ा वो रात को सो रहा होता है तो उसके ख्वाब में शाजिया आती है। शाजिया आकर उसको कहती है कि तुमने मेरी बलि दी उस शैतान को और आज उस शैतान ने तुमसे तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा छीन लिया और अब वो शैतान तुमसे हर वो चीज़ छीन लेगा जिससे तुम्हें थोड़ी सी भी खुशी मिलती है। तुम दूसरी शादी करोगे, तीसरी शादी करोगे, चौथी शादी करोगे, वो तुमसे तुम्हारी सब बीवियां छीन लेगा। तुम्हारे घर कोई भी औलाद होगी वो तुमसे वो औलाद छीन लेगा और उसके बदले वो तुम्हारी दौलत में और इजाफा करता जाएगा। अब तुम सारी ज़िंदगी कोई भी रिश्ता नहीं बना सकते। तुम्हारे पास पैसा तो होगा लेकिन कोई रिश्ता नहीं। तो ये थी दूसरी कहानी। अब मैं आपको सुनाता हूँ तीसरी कहानी, जो कि एक लड़की ने मुझे बताई थी और ये उसके मामू की कहानी है। अब सच्ची है या नहीं वो तो उसको ही पता होगा। तो ये कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बंदा होता है, उसका नाम होता है जावेद। तो जो जावेद साहब होते हैं वो नए नए नौकरी पे लगे होते हैं और वो काफ़ी रात को वापस आते हैं अपनी ड्यूटी करके। ठीक है, तो एक दफ़ा रात के 2-3 बज जाते हैं उनको वापस आते आते, तो उनकी बाइक ख़राब हो जाती है। जब उनकी बाइक ख़राब होती है तो साथ में एक पार्क होता है, वो सोचते हैं कि मैं इस पार्क में बैठ के थोड़ा वेट कर लेता हूँ। वो उस पार्क की एक बेंच पे बैठ जाते हैं। उनके सामने एक दरख्त होता है, वो बैठे बैठे उस दरख्त को देखते हैं। वो देखते हैं कि उस दरख्त पर एक औरत लटकी हुई है जिसने काले कलर का बुर्का पहना हुआ है। वो ये देखकर परेशान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। वो बहुत गौर से देखते हैं और जब वो अपनी आंखें झपका के दोबारा देखते हैं तब उनको वो औरत वहाँ पर नज़र नहीं आती। तो उनको लगता है कि शायद उनका वहम है या पता नहीं क्या मसला है। वो सोचते हैं कि मैं पार्क में से चला जाता हूँ, पार्क से चला जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई मसला लग रहा है। वो उठते हैं और पार्क से जाने लगते हैं, लेकिन उनको थकावट महसूस होती है। वो सोचते हैं कि नहीं यार मेरा वहम ही होगा, थोड़ी देर और आराम कर लेता हूँ। वो आकर दोबारा से बेंच पर बैठ जाते हैं। अचानक से उनको महसूस होता है जैसे 2 हाथ पीछे से आए हैं और उन 2 हाथों ने आकर उनकी गर्दन को ऐसे पकड़ लिया। वो देखते हैं ऐसे हाथों को ऐसे करके, तो हाथ बिल्कुल काले होते हैं और ऐसे होती हैं जैसे किसी के हाथ जले होते हैं ना, इस तरह से। तो वो छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि उनके पैरों को भी कोई नीचे से पकड़ रहा होता है। फिर वो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और पढ़कर उन हाथों पे इस तरह फूंकते हैं उस चुड़ैल के हाथों पे। तो वो चुड़ैल डर कर थोड़ा पीछे हटती है और वो भाग कर वहाँ से चले जाते हैं। वो अपनी बाइक भी वहीं पे छोड़ आते हैं। वो इतना भागते हैं कि भागते भागते वो अपने घर तक पहुँच जाते हैं। वो अपने घर वालों को ये बात बताते हैं और फिर जब
सुबह वो उठते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हुई होती है, उनको बहुत तेज़ बुखार होता है। अब मैं आपको तीसरी स्टोरी सुनाता हूँ जो कि मेरी है, और ये सचमुच हुई थी। अगर किसी को फेक लगती है तो यार आपको लगती होगी, मगर ये सचमुच हुआ है। तो ये कहानी है तब की जब मैं 7 साल का था। और अब आप ये ना समझिएगा कि 7 साल का था, बच्चा था, तो इसको गलतफहमी हुई होगी। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। मैं अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पे बैठा हुआ था, और वो घर इस तरह से था कि एक राइट साइड पे कमरा है मेरे सामने की तरफ, एक लेफ़्ट साइड पे कमरा है मेरे पीछे की तरफ, और एक राइट साइड पे कमरा है, टेरेस है इस तरफ राइट साइड की तरफ। तो मैं ऐसे टीवी देख रहा था, ठीक है। तो मैंने देखा कि मेरे इस तरफ से कोई गुज़रता है, और वो कोई काले से रंग की परछाई थी। मुझे लगा वो मेरी छोटी बहन है, क्योंकि उसकी शेप मेरी बहन की तरह थी, उसकी बॉडी की शेप, लेकिन वो पूरी काली थी, मतलब कि स्याह, जैसे साया होता है ना उस तरह की थी। और वो कोई ऐसी नहीं थी कि ज़मीन पे साया था, वो पूरी ऐसे खड़ी हुई थी और चल रही थी। तो मैंने उसको ऐसे करके नहीं देखा पूरा, मैं बस उसको ऐसे ऐसे करके देखता रहा, ऐसे करके। वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं उसको ऐसे करके देखूंगा या मैं इसके पास जाऊंगा तो ये मुझे देख लेगी, या फिर ये मेरे पे अटैक कर सकती है, या ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं इसको ऐसे करके देखता रहा, और वो चलती चलती हमारे ये लेफ़्ट साइड वाले कमरे में चली गई। मैं उठा और मैं उस कमरे के थोड़ा सा अंदर गया, और जाकर मैंने कहा कि कोई है, कौन है यहाँ पे, हेलो हेलो हेलो, इस तरह मैंने कहा। कोई नहीं था। मैं डर से पागल हो गया था। मैं भाग के नीचे वाले फ्लोर पे गया। मैंने जाकर अपने घर वालों को कहा कि वो कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है। उन्होंने कहा वो तो सो रही है। मैंने कहा यार वो मेरी बहन नहीं थी, वो काले रंग का कोई पूरा साया था। 100% वो कोई जिन थी, 100%। और ये मैं आपको बात बता दूं कि जिस तरह मैंने एक काले रंग का जिन देखा ना, पूरा स्याह रंग का, तो मैंने एक शो देखा था, उसमें वो सचमुच एक रियल जिन को अपने कैमरा में कैप्चर कर लेती है, और वो भी वैसा ही होता है, मतलब कि काले से रंग का साया, और वो ऐसे उड़ के ना जा रहा होता है आसमान में, ठीक है। तो जिस तरह मैंने काले रंग का जिन देखा, उस तरह वो भी काले रंग का ही होता है जो उस वीडियो में मैंने देखा, और वो रियल जिन था। तो अब मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। 1 मिनट सर जी, हाँ। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और स्टोरी। ये स्टोरी एक छोटी सी बच्ची के बारे में, जो कि 4 साल की एक बच्ची थी, और ये स्टोरी भी सच्ची है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है। तो ये स्टोरी है एक लड़की के बारे में जो कि 4 साल की थी। उसको जिन चमड़ गया था। जिन उसको ऐसे चमड़ गया था कि उसके घर वालों ने घर चेंज किया था, और वो लोग दूसरे घर में आए थे। उस दूसरे घर में कोई मसला था। तो जब वो उस दूसरे घर में आए तो उस बच्ची पे कुछ असरात हो गए जिन्नात के। वो ये था कि वो बच्ची कहती थी कि वो देखें वो क्या है, वो अपने घर वालों को कहती थी कि ये देखें ये क्या है, ये देखें ये क्या है, वो देखें वो वहाँ पे कोई बैठा हुआ है। तो उसके घर वालों को लगता था बच्ची है, शायद ये खुद कुछ इमेजिन करती होगी और बोल देती होगी कि वो देखें वो खड़ा है कोई वहाँ पे, वो वहाँ पे बैठा है। इस तरह कुछ बच्ची के अपने जहन में कोई बातें होंगी, लेकिन वो बच्ची सीरियस थी। एक दिन उसके घर वालों ने देखा कि उस बच्ची के जिस्म पे नील पड़े हुए हैं। नील आपको पता होगा, जब ज़्यादा चोट लगती है तो एक ब्लू सा हो जाता है ना हमारी बॉडी पे, वो पड़े हुए हैं। उसके घर वाले कहते हैं कि यार हमने तो मारा नहीं इसको, शायद इसकी मम्मा ने मारा होगा। उसकी दादी समझती हैं कि इसकी मम्मा ने मारा होगा। उसकी दादी उसकी अम्मी को कहती हैं कि यार तुमने इस बच्ची को इतना मारा। उसकी अम्मी कहती हैं मैंने तो कुछ नहीं मारा, क्या हुआ आपको। वो कहती है ये देखो इसके जिस्म पे नील पड़े हुए हैं। वो कहती है हाँ ये तो सचमुच नील पड़े हुए हैं, किसने मारा है। तो वो सब घर वालों से पूछते हैं कि किसने मारा है, आपने कुछ कहा है। किसी ने कुछ नहीं कहा होता। उस बच्ची के जिस्म पे पता नहीं कहाँ से नील आ जाती है। वो 4 साल की बच्ची कहती है कि उसने मारा है, वो यहाँ पे रहता है, वो बैठा हुआ है वहाँ पे। तो उसके घर वाले कहते हैं किसने मारा है, क्या कह रही हो, कोई नहीं है वहाँ पे। इस तरह होता रहता है, दिन गुजरते रहते हैं। उस बच्ची की हालत और ख़राब होती है। वो बच्ची चीखें मारने लग जाती है, रात को किसी भी वक्त उठकर रोने लग जाती है, और इस तरह की हरकतें। उसके माँ बाप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पे ना ज़ख़म बने हुए उनको मिलते हैं, मतलब कि उसके यहाँ पे स्क्रैचेस हाथ पे आए होते हैं, और इस तरह की चीज़ें। वो
उसको एक पीर बाबा के पास लेके जाते हैं। वो पीर बाबा बताते हैं कि इस बच्ची पे कोई जिन है जो कि इसको मारता है और उसको इस बच्ची से कुछ मसला है। तो वो उस बच्ची को पहनने के लिए एक तवीज़ दे देते हैं। तवीज़ वैसे इस्लाम में जायज़ नहीं है, लेकिन वो बच्ची को इसलिए दे देते हैं क्योंकि वो 4 साल की बच्ची थी। अब वो कोई आयतें हैं याद करके अपने ऊपर फूंक तो नहीं सकती ना, 4 साल की बच्ची है। तो वो इसलिए तवीज़ दे देते हैं कि यार ये बच्ची छोटी है तो तवीज़ इसको प्रोटेक्ट करेगा। उसके अलावा वो और भी कुछ दाम वगैरह करती हैं उस पर। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्ची ठीक होना शुरू हो जाती है और फाइनली उस पर से ये सारे असरात चले जाते हैं और वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये इस बच्ची की कहानी थी। अब मैं आपको एक और लास्ट कहानी सुनाता हूँ। अब मैं आपको लास्ट कहानी सुनाता हूँ और लास्ट कहानी ये है कि एक फैमिली थी जिसमें 5 लोग थे, 2 बहनें, एक भाई छोटा और एक बाप एक माँ। जो बहन थी वो सबसे बड़ी थी, उसके बाद एक छोटी बहन थी, उसके बाद एक छोटा भाई था। वो लोग एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, दिन अच्छे गुजर रहे होते हैं, सब सही जा रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से उनके सामने वाले घर में उनको एक आवाज़ें आती हैं, लड़ने की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें, इस तरह की आवाज़ें। और वो इन आवाज़ों से बहुत डिस्टर्ब होते हैं। कहते हैं यार क्या सियापा है, ये कौन हमसा है हमारे। तो वो एक दफ़ा सोसाइटी वालों को शिकायत भी करते हैं कि यार आप इनको समझाएं कि यार ये शोर में जाती है, लेकिन कुछ शोर में फ़र्क नहीं पड़ता और शोर वैसे ही होता रहता है। एक दफ़ा वो दोनों बहनें जो हैं वो अपने टेरेस में बैडमिंटन खेल रही होती हैं। तो वो देखती हैं कि सामने वाले घर में एक औरत खड़ी हुई है छत पे, जिसका चेहरा पूरा जला हुआ है। जला हुआ आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं किस तरह का होगा, जिसका चेहरा पूरा जला हुआ है और वो उन बच्चियों को देखकर स्माइल कर रही है। इस तरह स्माइल आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस तरह कर रही होगी, लेकिन वो बच्चियों को देखकर स्माइल कर रही है। और बच्चियाँ उसको देखती हैं और डर जाती हैं और डर कर वो अंदर जाती हैं अपनी मम्मा के पास। उनकी मम्मा बाहर आती हैं तो उनकी मम्मा देखती हैं वहाँ पर कोई नहीं होता। उनकी मम्मा कहती हैं कि यार तुम इस बारे में ना अपने पापा को ना बताना, वो फिर परेशान हो जाएंगे, वो सोचेंगे पता नहीं क्या मामला, तो तुम अपने पापा को ना बताना इस बारे में, ठीक है। तो फिर ये होता है एक दिन वो बाहर सड़क पर खेल रही होती हैं दोनों बच्चियाँ और उनका छोटा भाई। तो वो सामने वाले घर से एक बच्चा निकलता है जो कि कोई 9 साल का होता है। वो उनके साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर देता है, उनकी दोस्ती हो जाती है। वो 9 साल का बच्चा उनको अपने घर पे इनवाइट करता है और वो दोनों लड़कियां जाती हैं, उनका छोटा भाई भी जाता है, वो घर वालों से मिलती हैं। उसके घर वाले कुछ पुरस्कार टाइप के होते हैं, मतलब कि एक बहन होती है उनके घर में जो कि पागल होती है, एक छोटा भाई है जिसका एक हाथ नहीं है, जो अम्मी है वो बिल्कुल खामोश रहती हैं, मतलब कि हर वक्त खामोश, कोई रिएक्शन नहीं देती किसी भी बात का, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती किसी भी बात का। और जो अब्बा हैं वो व्हील चेयर पर होते हैं, मतलब कि वो पैरालाइज्ड है, ठीक है, आई होप मैं सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो वो इस फैमिली को देखकर थोड़ा हैरान होती हैं कि यार किस टाइप की फैमिली है, कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं है यहाँ पे। तो वो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हैं और उनके घर में एक कमरा होता है जहाँ से उनको चीखने की आवाज़ें आती हैं। तो वो पूछती है उस 9 साल के अपने नए दोस्त से कि यहाँ पर चीखने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तो वो कहता है कि मेरा एक छोटा भाई है, वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, तो उसको हमने इस कमरे में बंद किया हुआ है। वो बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर ख़राब है, इसलिए वो चीखें मारता है, दूसरों पर हमला भी कर देता है, बाकी भी चीज़ें होती हैं, इसलिए हमने उसको बंद किया हुआ है। तो वो उससे मिलकर वापस आती हैं और बताती हैं कि अपने घर वालों को बताती हैं कि हम उनसे मिलकर आए और इस तरह की फैमिली है। तो अगले दिन साथ वाली हमसाई आती हैं उनके घर पे, तो वो सामने वाले हमसायों के बारे में बात करना शुरू कर देती हैं कि यार वो सामने वाले हमसाए बड़ा शोर करते हैं, कल मेरी बच्ची उनके घर खेलने गई तो इस तरह हुआ। तो वो साथ वाली हमसाई जो होती हैं उनका नाम होता है नबीला। वो कहती हैं कि क्या सामने तो कोई नहीं रहता, आप किस हमसाई की बात कर रही हैं। तो कहती हैं नहीं नहीं, वो सामने हमसाए रहते हैं ना हमारे, वो इतना शोर करते हैं और मेरी बच्ची कल उनके घर खेलने में गई थी। तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं, सामने तो कोई भी नहीं है। वो कहती हैं अल्लाह की कसम कल मेरी बच्ची उनके घर खेलने गई है। तो कहती हैं अच्छा, मेरे ख्याल से
शायद आपने उस फैमिली को देखा है। तो वो कहती हैं कि क्या मतलब, वो फैमिली है तो जाहिर सी बात है देखूंगी ना मैं उनको। उन्होंने कहा कि इस घर में आज से 5 साल पहले एक फैमिली रहा करती थी जिन्होंने अपने आप को आग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। और उनका एक पागल भाई था, उसने अपनी गर्दन काट ली थी और वो मर गया था। उस दिन के बाद से इस घर से थोड़ी बहुत आवाज़ें आती हैं कभी कभी, और कभी कभी कुछ लोगों को इस घर में कोई ना कोई खड़ा हुआ, कोई ना कोई बैठा हुआ, कोई ना कोई चलता हुआ नज़र आता है। तो ये थी लास्ट कहानी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ मेरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।